छात्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 के लिए सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हमारा उपविषय होने वाला है भूगोल। और जिसके अंतर्गत हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था पृथ्वी के स्थल स्वरूप, जिसमें हमने उच्चावच पढ़े थे, प्रथम उच्चावच, द्वितीय उच्चावच, तृतीय उच्चावच। उन उच्चावचों में हमने प्रथम में पढ़ा था महाद्वीप, महासागर, द्वितीय में पर्वत, पठार, मैदान। तो इनका निर्माण कैसे होता है, जो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे की वीडियो है इसे। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि ये उच्चावच बनते किस प्रकार हैं। तो इन उच्चावचों को बनने के दो कारण होते हैं, एक तो पृथ्वी पर लगने वाला आंतरिक बल और दूसरा बाह्य बल। यानी जो पृथ्वी पर स्थल स्वरूप का निर्माण होता है तो वो किसके कारण होता है। पृथ्वी का जो स्थल स्वरूप होते हैं, पर्वत, पठार, मैदान, पृथ्वी के स्थल स्वरूप किसकी वजह से बनते हैं, उसके दो कारण हैं। जो पर्वत, पठार, मैदान बनते हैं उसके दो कारण होते हैं। नंबर एक, आंतरिक कारण, जो पृथ्वी पर आंतरिक बल लगता है, पृथ्वी के अंदर जमीन के अंदर जो अंदर बल लगता है वो। और दूसरा कारक होता है बाह्य कारक। पहला कारक होता है आंतरिक कारक और दूसरा कारक है बाह्य कारक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी के अंदर आंतरिक कारक कौन कौन से होते हैं और उनके कारण कौन कौन से स्थल आकृतियों का निर्माण होता है। यानी जो पृथ्वी के स्थल स्वरूप पर पर्वत, पठार, मैदान बनते हैं या महाद्वीप, महासागर बनते हैं, वो पृथ्वी के आंतरिक कारक जो होते हैं, आंतरिक बल जो होता है पृथ्वी के अंदर, वो किस प्रकार लगता है और उससे कैसे पृथ्वी के स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है। यानी पृथ्वी का स्वरूप किस प्रकार बदलता रहता है। जैसे हम कहीं देखते हैं कि कोई गड्ढा है, लेकिन कुछ समय बाद 10-20 साल बाद लगता है कि अब वहाँ वो भर चुका है, अब वहाँ पर समतल मैदान बन गया है, या फिर जहाँ पर मैदान था वहाँ कोई नदी बन गई है, कोई झील, तालाब बन गया है। तो इन सब का जो आकृतियाँ बनती बिगड़ती रहती हैं, इनका कारण क्या है। इनके दो कारण हैं, एक तो आंतरिक कारक है और एक बाह्य कारण। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक भी दो प्रकार के होते हैं। आंतरिक कारक दो प्रकार के होते हैं। जो आंतरिक बल लगता है धरती के अंदर, तो उसके भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है दीर्घकालिक कारक। दीर्घकालिक यानी हमें बहुत लंबे समय बाद उसमें बदलाव दिखाई देता है। यानी जब पृथ्वी के अंदर परिवर्तन जो होता है वो धीरे धीरे होता है और वो एकदम से हमें दिखाई नहीं देता। उसको दिखाई देने में कुछ समय का, जब वो पूरी तरह से हो जाता है तब हमें दिखाई देता है। और दूसरा होता है आकस्मिक। आकस्मिक एकदम अचानक से, अचानक से बल लगता है और पृथ्वी, कोई धरती किसी जगह से फट जाती है या ऊपर उठ जाती है। तो ये होते हैं हमारे आकस्मिक बल और दीर्घकालिक बल। दीर्घकालिक बल के अंतर्गत जो आता है वो आता है बलन या भ्रसन। दीर्घकालिक जो बल लगते हैं उनके अंतर्गत बलन या भ्रसन। और आकस्मिक बल, जैसे अचानक से कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे पृथ्वी की जो बनावट है वो बदल जाए, तो वो आकस्मिक बल। जैसे ज्वालामुखी फटना, कहीं भी अचानक से फट जाता है ज्वालामुखी। हाँ, ये जरूर है कि ये समुद्र के किनारे वाले हिस्से में ही अधिकतर फटते हैं ज्वालामुखी या भूकंप। भूकंप भी उन्हीं क्षेत्रों में आता है जो क्षेत्र समुद्र के ज़्यादा निकट होते हैं। बाकी दिखाई अन्य क्षेत्रों में देता है, लेकिन वहाँ हल्का होता है महसूस। लेकिन जहाँ पर समुद्र के बिल्कुल तट वाला इलाका होता है, क्षेत्र होते हैं, जैसे जापान में बहुत भूकंप आते हैं, वहाँ पर घर भी किसके बनाते हैं, लकड़ी के बनाते हैं, ताकि जनधन को ज़्यादा हानि ना पहुँचे। तो ये ज्वालामुखी और भूकंप क्या होते हैं, एकदम से अचानक से उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण पृथ्वी का स्वरूप बदल जाता है। अब बलन या भ्रसन क्या होता है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बलन, कि बलन क्या होता है, किसे बोलते हैं हम बलन, और बलन के कारण कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। हमारी जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर जो हमने पढ़ा था आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर हमने आंतरिक भाग पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि भूपटल सबसे ऊपरी परत होती है,
इसके अंतर्गत जो हम जिस पर ज़मीन पर हम रह रहे हैं ये भूप्रवृत्ति कहलाती है। फिर स्याल और सबसे नीचे का भाग सीमा यानी क्रोड बोलते हैं। तो स्याल पर एक क्षेत्र होता है जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल इस क्षेत्र में जो चट्टानें हैं वो आपस में तैर रही होती है, यानी पृथ्वी के अंदर अगर यहाँ पर क्या है तरल भाग है जो ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है क्रोड पे, तो इसके अंदर जो चट्टानें होती हैं ये छोटी छोटी या बहुत बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें होती हैं, तैरती रहती हैं। और ये चट्टानें तैरते तैरते क्या करती हैं, जैसे अगर पृथ्वी के अंदर अगर हम आंतरिक भाग अगर इसे पृथ्वी का अंदर का भाग उठा लें तो ये सबसे नीचे का भाग है और इस भाग पर कुछ इस प्रकार से ये चट्टानें तैरती हैं। ये बिल्कुल मिली हुई होती हैं, लेकिन क्योंकि कोरियालिस बल लगता है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, घूर्णन भी कर रही है, परिक्रमा भी कर रही है सूर्य की और अपने जगह पर भी धुरी पर भी घूम रही है, तो जिसके कारण ये चट्टानें कभी कभी क्या होती है बिल्कुल पास में आ जाती हैं, नज़दीक। और नज़दीक आकर जैसे ये चट्टान है अगर इनमें थोड़ा सा भी है तो ये बिल्कुल तैरते तैरते क्या आती है एकदम नज़दीक आ जाती हैं। और नज़दीक आने की स्थिति में क्या होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर को चढ़ जाती हैं। कुछ जैसे कुछ इस तरह से दूसरी चट्टान आई और वो भी इस तरह से एक दूसरे पे क्या हो गई हैं, बिल्कुल मिल गई, यानी ऊपर को उठ गई। तो जो उठा हुआ भाग जो होता है तो इसमें क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वलन, यानी चट्टानें मिलकर और फिर ऊपर को उठ गई, यानी इसमें क्या पड़ गया, मोड़ पड़ गया। अब ये वाली चट्टान तो इस तरह से नीचे हो गई कुछ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में टकराएंगी इस तरह से, मैं चौक है मेरे हाथ में, अगर मैं ये इस तरह से टकराती तो क्या होती है, इस तरह से ऊपर मुड़ जाती हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं, जिसके कारण पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत है, आल्प्स, रॉकीज, यानी जितने भी पर्वत हैं उनमें से अधिकांशतः पर्वत किससे होते हैं, वलन के कारण उत्पन्न होते हैं। और ये दीर्घकालिक वलय यानी हमें महसूस भी नहीं होता और बहुत धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ जाता है। तो हमने देखा ये वलन। दूसरा आता है भ्रसन। अब भ्रसन क्या होता है, वलन क्या है, वलन यानी धरती के अंदर चट्टानों के आपस में टकराने से जो उनमें मोड़ पड़ जाते हैं वो क्या कहलाता है, वलन। भ्रसन, भ्रसन के अंतर्गत यही चट्टानें जब धरती पर जो धरातल पर दुर्बलता मंडल पर ये चट्टानें तैर रही हैं आपस में, तो अब इनके ऊपर भी चट्टान बनी हुई है, क्योंकि आपस में इस तरह से चट्टानें बनी हुई हैं ऊपर तक। क्योंकि हम देखते हैं जब हमारे यहाँ गांव अंचल में या आपके आसपास कहीं खुदाई होती है तो कहीं पर पीली मिट्टी निकलती है, कहीं पोता मिट्टी निकलती है, तो उनकी अलग अलग प्रकार की चट्टानें तो होती हैं, वो कहीं पर धातुएं निकलती हैं, खनिज निकलते हैं, तो वो क्या है, सब चट्टानें हैं। और इसी तरह की चट्टानें नीचे तक चली जाती हैं। ये चट्टानें जब आपस में दूर हो जाती हैं, यानी ये पास में है और अगर ये यहाँ पर क्या हुई, ये दूर को चली गई आपस में, तो यहाँ वाला क्षेत्र क्या होता है, नीचे को जो इनके ऊपर टिका हुआ है वो कहाँ जा जाता है, वो नीचे को बैठ जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार दो हिस्से जो होंगे ये क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे और इन्हें हम क्या बोलेंगे, भ्रसन। इस तरह के बल को क्या बोलेंगे, भ्रसन होंगे। ये भी दीर्घकालिक है, यानी बहुत समय में होता है, लेकिन जब वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तब हमें पता लगता है। इस भ्रसन के कारण इन्हें जो पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ये हमारे दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। भ्रंश पर्वत जैसे सतपूर्णा की घाटी है, विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं, तो यह भ्रंश पर्वत के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद में जो गहरा हिस्सा होता है वहाँ पर पानी भर जाता है, यानी इस ऊंचाई वाले पानी से देखा होगा जब बारिश होती है तो यहाँ से ढरक के पानी कहाँ आएगा, भाई नीचे आएगा, जहाँ गहराई होती है वहीं पानी भरता है और वहाँ पर क्या हो जाता है, एक नदी का निर्माण हो जाता है। तो उस नदी को क्या बोलते हैं, यानी एक घाटी का निर्माण हो जाता है, उसे बोलते हैं भ्रंश घाटी। जो हमारी नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, ये सब क्या है, भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। और जो ऊंचा हुआ पर्वत है, उठा हुआ भाग है, उसे हम बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ये जो स्थल स्वरूप है
ये बहुत लंबे समय में होकर बनने पड़ते हैं, इसलिए इनसे किसी जनधन की कोई किस प्रकार की हानि नहीं होती। लेकिन जो अभी हमने बताया था दूसरा बल लगता है आकस्मिक बल। आकस्मिक बल से जनधन की भी हानि होती है और उनके बल के अंतर्गत हमने बताया था आपको ज्वालामुखी, भूकंप, ऐसे बल क्या हैं जो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण होते हैं लेकिन उनसे जनधन की हानि होती है। तो आइए अब हम समझते हैं भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत के बाद आकस्मिक बल जो पृथ्वी के अंदर लगते हैं और वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो ये आकस्मिक बल यानी जो एकदम से उत्पन्न होते हैं और जिसके अंतर्गत हमने देखा था ज्वालामुखी या भूकंप। आकस्मिक बल का उदाहरण है एक ज्वालामुखी। अब ये ज्वालामुखी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं, कैसे आते हैं, तो पृथ्वी के अंदर जब दुर्बलता मंडल पर प्लेटें तैर रही हैं यानी नीचे का भाग क्या है, तरल है, पानी की तरह है, पिघले हुए रूप में है। अगर तैरा कहाँ जाता है कि पानी के ऊपर ही तो कोई वस्तु नाव वगैरह तैरती है, यानी हमारी जो पृथ्वी का अंदर का भाग है, आंतरिक भाग है, उसमें क्या है, बिल्कुल लिक्विड है। और जहाँ से पतली परत होती है वहीं से इसमें जो अंदर होता है इसे बोलते हैं मैग्मा। और ये यहीं से तोड़कर बाहर आ जाता है, कहाँ से, समुद्र के किनारे वाले भाग से, क्योंकि वो हिस्से पर पृथ्वी की जो सतह होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। और ये एकदम से यहाँ से जो मैग्मा होता है, इसे अंदर जो भरा होता है इसे बोलते हैं मैग्मा। और ये एकदम से बाहर आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, इसे जब बाहर आता है लावा बन जाता है। ये बहुत बड़ी मात्रा में पृथ्वी के दोनों ऊपरी सतह पर निकलकर फैलने लगता है। बहुत लंबे समय तक, कई सालों तक ये फटते रहते हैं, निकलता रहता है इनसे लावा। तो इन लावा के कारण जब ये यहाँ पर जमा हो जाता है तो इनसे जब ऊंची श्रृंखला निर्माण होती है तो उसे बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। देखा होगा आपने, जब सेलर से गेहूँ निकलते हैं तो जब वो गेहूँ निकलते निकलते चारों तरफ फैलते भी हैं, लेकिन क्या होते हैं, ऊपर को भी ढेर ऊपर उठता जाता है। कहीं से हम मिट्टी को सरकाना शुरू कर दें तो उसमें क्या है, ऊपर को टीलेनुमा ढेर बन जाता है। नहीं तो वो ढेर क्या होता है, जब इस तरह से ये सारे में फैल जाता है तो ये यहाँ पर जब ऊंची चोटी बन जाती है कुछ इस प्रकार से, जैसे अगर हम पृथ्वी का इसे आंतरिक हिस्सा मांगे तो ये यहाँ से लावा निकला और ये इस तरह से फैल जाता है, ये दोनों साइड को फैलता है इस तरह से। और ये बीच में क्या बन जाता है, बीच में जब ये निकलना बंद हो जाता है तो यहाँ पर क्या भर जाता है, यहाँ पानी भर जाता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेटर झील। और जिस हिस्से से ये लावा निकलता है उसे बोलते हैं वीवर या क्रेटर। और जो ये आकृति बनती है इस लावा द्वारा, पृथ्वी के अंदर से निकले हुए लावा द्वारा जो आकृति बनती है इसे हम बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। कभी कभी ये जो ज्वालामुखी फटते हैं, मैग्मा होता है, यहाँ इस पृथ्वी के अंदर जो ये चट्टानें होती हैं इन चट्टानों में फंस जाता है और ये समय समय पर थोड़े थोड़े दिनों बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद पुनः निकलता है। तो जब वो ये लावा जब दोबारा निकलता है तो फिर इस पर फैल जाता है, चादर सी बन जाती है और उस लावा के दोबारा से निकलने के कारण यहाँ पर क्या बन जाता है, लावा पठार। इसे बोलते हैं लावा पठार। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। अगर हम ज्वालामुखी के विस्फोट के बारे में बात करें तो उस विस्फोट के अनुसार हम ज्वालामुखी पर्वत को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है उसे बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी यानी जिससे अभी भी लावा या मैग्मा बाहर आ रहा है इस समय भी, यानी जिससे ज्वालामुखी से जब मैग्मा लावा बाहर निकल रहा है उसे हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी किसी समय लावा निकला था, यानी कभी फटा था, उससे मैग्मा बाहर आया था, लावा के रूप में निकला था, लेकिन इस समय नहीं निकल रहा है, फिर भी
भविष्य में निकलने की संभावना है, यानी उसमें साल 2 साल बाद, यानी जो क्रेटर झील बनी है इसमें पूरी तरह से पानी नहीं भरा है, ना ही इसका मुंह बंद हो गया है लावा से, लेकिन इसमें पानी नहीं भरा है। जब तक इस क्षेत्र में पानी नहीं भर जाता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस ज्वालामुखी से विस्फोट नहीं होगा या दोबारा से लावा नहीं निकलेगा, यानी कभी भी भविष्य में लावा निकल सकता है। तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? सुषुप्त ज्वालामुखी बोल सकते हैं, यानी भविष्य में कभी भी विस्फोट हो सकता है। तीसरा हमारा ज्वालामुखी होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी यानी कभी बहुत सालों पहले विस्फोट हुआ होगा, लेकिन अब क्या हो गया, उस क्षेत्र में जो ये झील बनी थी, क्रेटर झील जो बनती है, ये झील बन गई है और उसमें क्या भर गया है? पानी भर गया है, यानी भविष्य में अब उसमें से कोई भी उद्गार नहीं होगा, कभी भी लावा नहीं निकलेगा। इस प्रकार का ज्वालामुखी क्या कहलाता है? शांत ज्वालामुखी कहलाता है। अब ये ज्वालामुखी अचानक से धरती पर फटते हैं तो इनसे फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, यानी हानि भी पहुंचती है और लाभ भी होते हैं मनुष्य को। तो ज्वालामुखी से जो लाभ और हानि होते हैं उस पर एक चर्चा कर लेते हैं कि ज्वालामुखी से के फटने से कौन से लाभ होते हैं, क्या हानि होती है मनुष्य को, यानी ज्वालामुखी के प्रभाव क्या पड़ता है प्रकृति पर। ज्वालामुखी के प्रभाव, ज्वालामुखी के प्रभाव के में अगर हम देखें कि हानि क्या होती है, क्योंकि हानि लाभ से अधिक हानि होती है, क्योंकि ज्वालामुखी अचानक फटते हैं तो उस क्षेत्र में जितने भी पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं, क्योंकि उन्हें आभास नहीं होता कोई आपदा आने वाली है, तो वो क्या होता है, अचानक से जब आग निकलती है तो वो उसके अंदर दब जाते हैं, यानी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी क्या होते हैं, ज्वालामुखी के अंदर दब जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फसलें भी नष्ट हो जाती हैं, क्योंकि किसानों को क्या पता होता है कि यहाँ पर कोई आग निकलने वाली है, फैलने वाली है, तो फसलें भी नष्ट हो जाती हैं। साथ साथ जब ये ज्वालामुखी फटता है तो इससे क्या होती है, हानिकारक गैसें भी निकलती हैं। लावा के साथ साथ कुछ गैसें भी निकलती हैं जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाती हैं और मनुष्य के लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, सजीव चीज़ों के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं। यानी इससे क्या निकलती हैं, बहुत ही हानिकारक गैसें निकलती हैं जो पर्यावरण प्रदूषण फैलाती हैं। हानिकारक गैसें निकलती हैं किससे? लावा से। लावा के साथ साथ जब ज्वालामुखी फटता है तो हानिकारक गैसें निकलती हैं। हानि के साथ साथ कुछ लाभ भी हैं। अब लाभ क्या होता है? लाभ होता है पृथ्वी के अंदर, धरातल के अंदर जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, वो सब किसके होते हैं? इसमें होते हैं मैग्मा, यानी नेफे, क्रोड वाले भाग में ये सब तरल रूप में होते हैं, पिघले हुए रूप में होते हैं। तो जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी फटने के साथ साथ ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? बाहर आ जाती हैं और धरातल पर फैल जाती हैं, यानी हमें क्या प्राप्त होते हैं? बहुमूल्य खनिज प्राप्त होते हैं ज्वालामुखी के फटने से। दूसरा इसके साथ क्या निकलती है? काली मिट्टी निकलती है। और जो काली मिट्टी होती है वो किसकी? कपास के और गन्ने की खेती के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। हमारा जो दक्षिण भारत का भाग है वो इसी ज्वालामुखी से बना हुआ है, जहाँ पर काली मिट्टी और अन्य खनिज प्राप्त होते हैं। तीसरा जो होता है, इसमें जो गर्म पानी जो झील में भर जाता है, क्रेटर झील में कुछ गर्म पानी भर जाता है, वो चर्म रोगों में बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमने देखा ज्वालामुखी। अब इसके बाद में जो भूकंप एक आकस्मिक बल है, भूकंप के समय सावधानियां रखनी चाहिए। क्या सावधानियां? अगर हम किसी बंद स्थान पर भी हैं, कमरे वगैरह के नीचे बैठे हैं, तो हमें किसी मेज या बड़े चीज़ के नीचे चले जाना चाहिए। कभी भी पेड़ या खंबे के पास मैदान में नहीं खड़ा होना चाहिए। पेड़ या खंबे के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, बिजली के तार वगैरह टूटने का डर रहता है। खंबे के पास नहीं खड़ा होना चाहिए।
और हमेशा सीढ़ी उतरते समय, यानी अगर हम छत पर हैं या मंजिल पर हैं तो हमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लिफ्ट का प्रयोग ना करें। भूकंप के समय सावधानी है, क्योंकि हम ये प्राकृतिक आपदाएं कुछ ऐसी होती हैं जिनका पहले से पता नहीं लगता, लेकिन आने के समय पर हम सावधानियां रख सकते हैं। इसमें लिफ्ट का प्रयोग नहीं करें, खंभे के पास खड़े नहीं हो, और क्या है, मैदान में आकर खुले मैदान में खड़े हो जाएं। भूकंप आने के समय खुले मैदान में जिससे हम कहीं हद तक भूकंप के होने वाले जो हानि होती है उससे बच सकते हैं। तो आज हमने देखा अपने चैप्टर के अंतर्गत आंतरिक कारण के किस प्रकार से पृथ्वी के अंदर बल लगते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ दिखाई देता है, हमें धरातल पर दिखाई देता है। तो आज हमने पढ़ा आंतरिक कारक। अपनी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बाह्य कारक के पृथ्वी पर जो बाह्य कारक होते हैं, यानी जो आंधी आती है तो समुद्र में पानी बहता है नदियों का, तो उसके कारण पृथ्वी पर कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में